अब महल चौबारे बह जाएंगे। पीने को पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा। नमस्कार, बारामासा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जोशीमठ का नाम इन दिनों आप लगातार सुन रहे होंगे, और जिन वजहों से जोशीमठ का नाम इन दिनों सुर्खियों में है वो कुछ अच्छी वजहें नहीं हैं। हालांकि जोशीमठ का उत्तराखंड के सांस्कृतिक इतिहास में, यहाँ के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत गहरा और बहुत महत्वपूर्ण उसका रोल है उस शहर का। और देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। उत्तराखंड का जो एक प्रमुख तीर्थ है बद्रीनाथ, उसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टे जो है, एक पॉइंट जो है वो जोशीमठ है। लेकिन पिछले कुछ समय से जोशीमठ का नाम इसलिए सुर्खियों में है कि वो पूरा शहर धीरे धीरे नीचे नदी की तरफ धंसता जा रहा है। और ये कोई नया फिनोमिना नहीं है। बारामासा में ही हम इस स्टोरी का लिंक आपको देंगे जो आज से कई महीनों पहले हम लोगों ने जोशीमठ से की थी। तब भी ये बात लगातार वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं वो उठा रहे थे कि जोशीमठ शहर लगातार धंसता जा रहा है और सरकार उस पर कोई वाजिब कदम नहीं उठा रही है। आज हमारे साथ डॉक्टर SP सती हैं। डॉक्टर SP सती से बारामासा की ऑडियंस पहले भी परिचित है, उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। वैसे डॉक्टर सती एक जूलॉजिस्ट हैं, अभी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री रानी चौरी में वो HOD हैं। और सती सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सती सर उस कमेटी में भी शामिल रहे हैं, उस एक्सपर्ट कमेटी में जिसने अभी इस हालिया जोशीमठ की चर्चा से भी काफ़ी समय पहले वहाँ जाकर उस पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया था और अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी कि जोशीमठ में ये पिछले कुछ समय से जो धंसने की जो प्रक्रिया है वो क्यों है, उसके कारण क्या हैं, उसमें पिछले कुछ समय में जो गतिविधियाँ जोशीमठ के शहर के इर्द गिर्द हुई हैं उनकी वजह से उसमें कितनी तेज़ी आई है। इन तमाम मुद्दों पे सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले शुरुआत इस बात से करते हैं कि कितना ख़तरनाक है ये जो अभी जोशीमठ में हाल में जो कुछ मकानों में दरारें देखी गई हैं, ये फिनोमिना कितना ख़तरनाक है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कितना बड़ा हो सकता है। राहुल, ये बड़ा प्रश्न है और आपका सीधा प्रश्न है। मुझे उम्मीद थी कि आप पहले ही सीधी बात पर आएंगे। ये बहुत उदास सत्य है कि अब जोशीमठ के ज़्यादातर पोर्शन का अस्तित्व नहीं रहेगा। अब इसको कोई भी ताकत इसको अभी नहीं बचा सकती है, तो ये ख़त्म होने के कगार पे है। इसलिए अब कोई साइंस नहीं, कुछ नहीं, अब लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है, आजकल मौसम बहुत ठंडा है, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, प्रसूताएं हैं, कई स्थितियां हैं और गरीब गुरबे हैं। इस ठंड में कैसे रहेंगे। और एक बात और भी है कि जिस तरह से क्रीपिंग की स्पीड बढ़ रही है, पहले स्लो मूव हो रहा था सब्सिडेंस, अब बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो बहुत तेज़ी से कभी ये भी सुनोगे आपकी 500-600 या 50-60 घर एकदम कोलैप्स कर गए। तो इसलिए तत्काल लोगों को वहाँ से विस्थापित करना बहुत ज़रूरी है। कहीं उनको स्थापित किया जाए, कहीं टेम्परेरी सेटलमेंट कहीं बनाया जाए, टेंट कॉलोनी बनाई जाए, सुरक्षित स्थानों पर पहले लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। जोशीमठ का ज़्यादातर पोर्शन अब बचने से रहा। ये बहुत ब्लंटली सर ने बताया है, लेकिन ये हकीकत है और इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण हैं। उन कारणों की अब उन कारणों पे आते हैं। तो सर, थोड़ा सा हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि जोशीमठ शहर कहा जाता है मोरेन पे बसा हुआ है। एक आम दर्शक को जब हम ये समझाएंगे कि मोरेन पे बसा हुआ शहर होने का क्या मतलब है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। असल में जोशीमठ मोरेन पे नहीं कह सकते हम ये लैंडस्लाइड मटेरियल पे बसा हुआ है। जो मोरेन्स केवल ग्लेशियर से लाए हुए मटेरियल को कहते हैं। अच्छा। लैंड्स और ग्रेविटी के द्वारा पहाड़ को टूटा हुआ जो मटेरियल है उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। 1939 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम सेंट्रल हिमालय था। प्रोफेसर हेम एंड प्रोफेसर गांसर, ये स्विस एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने यहाँ ट्रेवर्सेस किए और उन्होंने उस टाइम पे लिख दिया था 1939 में। पहले पब्लिकेशन मोनोग्राफ आया था, उसमें लिखा था इन्होंने कि ये क्षेत्र जो है, ये जोशीमठ जो बसा हुआ है वो बड़े लैंडस्लाइड मटेरियल के ढेर पे बसा हुआ है। 1939 में ये पब्लिक डोमेन में बाकायदा साइंटिफिक प्रूफ के साथ आ चुका था। बिल्कुल।
इसके अलावा हिस्ट्री के जब दस्तावेज पे हम बात करते हैं तो ये आता है हिस्ट्री में डबराल शिव प्रसाद डबराल ने भी लिखा है कि 1000 साल पहले, क्योंकि 1300-1400 साल पहले यहाँ कत्यूर डायनेस्टी का राजधानी बनी। करीब 1000 साल पहले ऐसी आपदा आई, वहाँ लैंडस्लाइड आया, जिसकी वजह से तत्कालीन कत्यूर राजाओं ने वो कहीं और शिफ्ट की होगी वहाँ की राजधानी, इसका भी जिक्र आता है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जोशीमठ शहर एक बार पहले भी पूरी तरह से शिफ्ट किया गया है, इतिहास में इसका अब उस समय शहर क्या होना था, उसमें 50-100 परिवार रहे होंगे और ऐसे ही रहते थे, पहाड़ के राजाओं की यही स्थिति थी। लेकिन फिर 1976 में तत्कालीन उस समय भी जोशीमठ में लैंडस्लाइड के काफ़ी इवेंट्स हुई थी, तो तत्कालीन जो गढ़वाल कमिश्नर थे महेश चंद्र मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई। उन्होंने एक बहुत शानदार एक कंक्लूसिव, बिल्कुल टू द पॉइंट एक रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत साफ रिकमेंडेशन थी कि यहाँ कंस्ट्रक्शन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो बहुत समुचित अध्ययन के बाद किया जाना चाहिए, बड़े कंस्ट्रक्शन अवॉइड किए जाने चाहिए, जो वहाँ इरेटिक बोल्डर्स हैं उनको तोड़ना नहीं पड़ेगा, उनको नहीं तोड़ना चाहिए, उनको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इरेटिक बोल्डर मतलब मकान के बराबर बड़े बोल्डर हैं वो, उनको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के अलावा मतलब बड़े कंस्ट्रक्शन अवॉइड किए जाने चाहिए, साफ उसमें लिखा गया था, ब्लास्टिंग बिल्कुल अवॉइड किया जाना चाहिए। हुआ क्या, वो जैसी ही सरकार की रिपोर्ट थी, सरकार ने उसको डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद बड़े पैमाने पर उसके बाद आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट वहाँ हुए, उसके बाद ITBP के इस्टेब्लिशमेंट हुए, उसके बाद ओली जैसा कंस्ट्रक्शन अप हिल साइड में वहाँ हुआ। उसके अलावा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के दोनों तरफ से कंस्ट्रक्शन हुए, चारों तरफ से बल्कि। और इसका देखा देखी जो यात्रा रूट का जो अपना एक अवश्यंभावी दुष्परिणाम होते हैं कि बड़े बड़े होटल बना दिए गए, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं की, बड़े पैमाने पर उस स्लोप पे बहुत छेड़छाड़ हुई और वो ड्रेनेज का जो सीपेज था, जो घरों का होटलों का जो पानी था, बेतरतीब पानी, वो भी उसमें समाता गया। इसलिए ये बात तो तय थी कि इस घटना ने सूनर और लेटर होना है। जोशीमठ खुद में एक टाइम बॉम्ब में बैठ गया था। जोशीमठ ही नहीं, प्रसंगवश मैं ये कह रहा हूँ कि पहाड़ के उत्तराखंड के कई और इस तरह के कस्बे हैं जो इस तरह के टाइम बॉम्ब में बसे हुए। ऐसे कुछ उदाहरण हम गिन सकते हैं कि जैसे भटवाड़ी, धारचूला, मुंशियारी, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, पौड़ी, थराली, नैनीताल और कई सैकड़ों गांव। और इन सभी जगह हमको कुछ एविडेंसेस मिलते भी हैं, जैसे नैनीताल में लगातार एक पोर्शन, नैनीताल में मिला है, गोपेश्वर में मिला है आपको, धारचूला में मिला है आपको, मुंशियारी में मिला है आपको, अगस्त्यमुनि में मिला है आपको पौड़ी में मिला है आपको, है ना। भटवाड़ी तो पूरा सिंकी कर रहा, पूरा पहाड़ी नीचे आ रहा है। और इस तरह की अगर आप धौलीगंगा वैली में जाओगे तो वहाँ आपको लगातार इस तरह की घटनाएं मिलेंगे। लेकिन ये विचित्र बात ये है कि ये 2013 की आपदा में इतना स्लोप मोबिलाइज नहीं हुए उस वैली में, 2021 की आपदा के बाद हुए। 2007 फरवरी जो 2021 ऋषिगंगा आपदा आई, उसके बाद हुए। और जो खुद जोशीमठ में भी जो ये सब्सिडेंस के नया दौर शुरू हुआ, ये 7 फरवरी के बाद होने लगा। 7 फरवरी के बाद। अब इस चीज़ को मैं लिंक नहीं कर पा रहा था। वहाँ के लोग बोल रहे थे कि जो वहाँ के टनल में जो पानी गया है, जो तपोवन परियोजना का, हाँ, जो पानी वहाँ घुसा है, उस पानी का से कुछ ना कुछ लिंक लोग कर रहे थे। मैं जियोलॉजिकली इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा। लेकिन अभी 5-6 दिन से जो पानी रिसने लगा है, बहुत बड़ी तादाद में। और 2009 में टनल में जो मशीन भी फंसी थी, वो टनल बनाने वाली मशीन भी फंसी थी, TBM टनल बोरिंग जो मशीन फंसी थी वो, और उसके बाद वहाँ 250 क्यूसेक पानी पंचर हो गया था और लगातार वो आ रहा था। इन दो घटनाओं का भी कहीं ना कहीं रोल हो सकता है, इसका अध्ययन करने की जरूरत है। सर ने ये जो बात बोली, मैं उसको एक बार स्टैब्लिश कर दूं। 2009 में वहाँ पर जो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके लिए एक टनल बनाई जा रही थी, और टनल बनाने के लिए जिस एक बड़ी सी मशीन का इस्तेमाल होता है उसे TBM यानी कि टनल बोरिंग मशीन कहते हैं। उसके आगे एक बड़ा सा कटर लगा होता है। वो मशीन तब से आज तक वहीं फंसी हुई है
वो क्लियर नहीं हो पाई है वहाँ से उस पहाड़ के अंदर। और वो मशीन जब वहाँ फंसी थी उस दौरान वहाँ पर एक बड़े पुराने वाटर सोर्स को उसने पंचर कर दिया था, और उसी पंचर के बारे में सर अभी बता रहे हैं कि कितना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है उससे उसने अंदर कई तरह के ड्रेनेजेस में वो गया होगा, और वो अब जो है हमको उसके एविडेंसेस मिलते हैं कि वो एक कारण, उसका कारण ये है ना कि जैसे आप पनीर से पानी निचोड़ते हैं ना, जी जी तो पनीर से पानी निचोड़ते हैं तो उसके बाद पनीर फ्रेगमेंटेड हो जाता है जी। तो आप ये देखिए कि पहाड़ में जो पानी अंडरग्राउंड जो ग्राउंड वाटर होता है वो मैदान की तरह वाटर टेबल, एक साफ सुथरा वाटर टेबल, और उसके ऊपर उसके नीचे सैचुरेटेड पानी होता है, सैचुरेटेड होता है ज़मीन। ऐसा पहाड़ों में नहीं होता है। पहाड़ों में रॉक्स के फ्रैक्चर्स में पानी जमा होता है बारिश का, और वो पानी स्प्रिंग्स के रूप में बाहर आता है जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और या तो वो इस तरह के जो बड़े लैंडस्लाइड का मटेरियल है उसने सोखा हुआ पानी होता है बारिश का, वो पानी एक इक्विलिब्रियम के साथ बैठा रहता है और धीरे धीरे सीपेज के रूप में बाहर आता है। अगर ये सडन पंचर हो गया तो स्क्वीज हो गया, अपने ग्रेविटी के कारण ये स्क्वीज हो गया और वो पानी बाहर आ गया, तो उसकी वजह से मैंने पनीर वाली जो वो बताया, अगर वो निचुड़ गया पानी तो मटेरियल फ्रेगमेंटेड हो गया, उसका जो कॉम्पैक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया, इसकी वजह से भी हो सकता है कि डिस्टर्बेंस हुआ हो। और दूसरा ये पानी जो है, ये जो 2021 के बाद जो टनल में फंसा है, अंडर कंस्ट्रक्शन जो टनल थी, टनल में अगर ये बनी रहती टनल तो आफ्टर ऑल पानी के लिए बन रही वो टनल, तो वो इम्परवियस आरसीसी का जो कवर वो होता है बैरल, वो बन जाता तब तो कोई बात नहीं थी। ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, फ्रैक्चर्स में पानी घुस गया होगा, उसने सीपेज किया, उसके बाद ओवरलाइंग जो लैंडस्लाइड मटेरियल है उससे बाहर आया होगा, और उसने धीरे धीरे पानी के कारण, पानी के सीपेज के कारण जो सब्सिडेंस होते हैं पहाड़ों में, वो प्रक्रिया वहाँ पे शुरू हो गई। और एक और इम्पॉर्टेंट पहलू पे सर हम लोग आते हैं। जनरली ये बहुत पुराना और वैलिड तर्क भी है कि विकास बनाम पर्यावरण का जो आपस में टसल है, तो अब हम देखते हैं कि जैसे सर ने बताया कि 70s में एक एक्सपर्ट रिपोर्ट आ चुकी थी जिसमें क्लियरली ये कह दिया गया था कि यहाँ पर कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन ना किया जाए। उसके बाद भी हम देखते हैं कि वहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, वहाँ सड़क का चौड़ीकरण होता है, और जब कई सारे एक्टिविस्ट जब उस सड़क चौड़ीकरण का विरोध करते हैं तो सरकार एक नया तर्क लेकर आती है और कहती है कि ये क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, चाइना का बॉर्डर नज़दीक है, इसलिए हमको नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सड़कों का चौड़ीकरण करना है। और ये एक ऐसा तर्क है जिसके आगे तमाम सवाल जो हैं वो मौन हो जाते हैं, वो कुंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो ये माना जाता है कि उसके लिए जितने भी संभव प्रयास सरकार कर रही है उन पर कोई बहुत उनको ये नहीं कहा जा सकता कि इसको एनवायरनमेंट के नाम पर आप कर्टेल करें। लेकिन सर उसका परिणाम हम आज देखते हैं कि सैकड़ों मकान धीरे धीरे करके नीचे आ गए हैं। कितना बड़ा रोल है इस तरह के पावर प्रोजेक्ट्स का और इस तरह की परियोजनाओं का, जिसने उस प्रोसेस को एक तरह से कैटलाइज वो कर दिया है कि मतलब तुरंत उसको कैटलिस्ट की भूमिका निभाई। देखिए, ये कहना है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का कितना बड़ा रोल है, ये मतलब कोई इसका बहुत ज़्यादा समुचित टू द पॉइंट जवाब नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अनियंत्रित विकास, जो जिस विकास का कोई मॉडल नहीं है, बिल्कुल बेतरतीब तरीके से जो विकास वहाँ हुआ है, उसका तो डेफिनेटली रोल है। रही बात कि जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए या रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट है, इनका पूरे पहाड़ों में तो कई जगह तो बड़ा रोल है, ये इस्टेब्लिश्ड रोल है कि इनकी वजह से इरिवर्सिबल डैमेज हुआ है। जोशीमठ के केस में ये कहना मतलब ये अब जब तक अध्ययन नहीं आए, इस तरह के हमने अध्ययन वहाँ हमने हमारा एक पब्लिकेशन भी आ रहा है जिसमें इन चीज़ों के पे हम इंडिकेशन दिए हैं कि इनका रोल हो सकता है, इस पे अध्ययन किया जाना चाहिए। लेकिन एज ए साइंटिस्ट मैं यहाँ के परिदृश्य का जितना मिजाज मैं समझता हूँ उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इनका कहीं ना कहीं रोल होगा। लेकिन कितना रोल है या है भी या नहीं है, ये तो अध्ययन के समुचित अध्ययन के बाद ही। अभी कुछ समय पहले सर थोड़ा सा उसकी टेक्निकल डिटेलिंग पे भी आते हैं। अभी कुछ समय पहले आप उस एक्सपर्ट कमेटी के आप एक प्रोमिनेंट मेंबर थे जिसने अध्ययन किया था जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है। उसमें डॉक्टर नवीन जुयाल भी शामिल थे और आपके साथ एक मेंबर और थे। उस कमेटी आपकी रिपोर्ट की कुछ प्राइमरी फाइंडिंग्स जो थी उनके बारे में बताइए। हमारी प्राइमरी फाइंडिंग यही थी कि जो हमने डिस्कशन में अब्बल सभी चीज़ें आ गई है कि जो 3-4 कारण हैं वहाँ, वो जो सामने दिखते हैं। एक तो वहाँ अनियंत्रित
निर्माण जो कि मिश्रा कमेटी का वायलेशन है। जी। दूसरा जो वहाँ ड्रेनेज का कुछ नहीं, बहुत ही पुअर मैनेजमेंट ड्रेनेज का, बहुत पुअर। और तीसरा जो नीचे से जो अलकनंदा बह रही है वो डायरेक्ट उसके कटिंग कर रही है, लगातार उसके स्लोप की जड़ को काट रही है। तीसरी बात ये होगी। और चौथी बात ये है कि ये जो सड़कों का जाल भी बना है, जो बड़े पैमाने पर सड़कों का जाल भी बना है, ऊपर सुनील के लिए भी और ऊपर ओली के लिए भी सड़क बनी है। इन सड़कों पे भी काम हुआ है, जो पुरानी सड़क भी थी, इनका भी कहीं ना कहीं रोल हो सकता है। हाइड्रो पावर का कितना रोल है ये देखने की बात है जी। और जहाँ तक हमने रिकमेंडेशन दी थी तो हमने कहा था कि इसका डिटेल जियो टेक्निकल सर्वे हो और इसके इस पे तत्काल इसके मेजर्स उसके लिए काम हो, एक टीपीआर तैयार करे, बृहद प्रोजेक्ट बने। लेकिन अभी स्थिति तो ये है कि अब तो कोई साइंस नहीं, अब तो लोगों को हटाना सबसे उसके लिए तो बहुत देर हो चुकी है, मतलब सबसे हाँ, प्राइमरी फोकस अब साइंस का कोई रोल अभी नहीं रह गया। ये भी सच है कि अब कोई भी हस्ती वो जो सबसाइड जो इतना मटेरियल कर रहा है उसको रोक नहीं सकते हैं। 2-1 साल तक तो ये रहेगा लगातार। सर इस पे अभी थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे कि अभी तुरंत क्या किया जाना चाहिए। उससे पहले मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था आपसे कि क्या हमको दुनिया भर में इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स और मिलते हैं जहाँ पर कि कोई ऐसा शहर जिसकी लगभग इतनी आबादी हो, हज़ारों की आबादी हो, वो इसी तरह की जोग्राफिकल घटना से गुजरा हो और इसके कुछ ट्रेस हमको कहीं विश्व मतलब इस तरह के कुछ उदाहरण मिलते हैं आपके संज्ञान में या आपके जहन में अभी तुरंत आ पा रहे हैं? ऐसे कई जगह हुआ भी है, आप तो इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। मैं तत्काल मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे उदाहरण हुए हैं कि शहर का शहर ड्रिफ्ट हुआ है। अच्छा। और ऐसा हुआ है, ये हुआ है। लेकिन यहाँ तो दूसरी घटना, ऐसा ड्रिफ्टिंग यहाँ तो हमको वो कई कारणों से हुआ होगा, या अर्थक्वेक से आया होगा, हाँ, लिक्विफैक्शन से जैसे पूरा भुज शहर कोलैप्स कर गया था। हाँ। उसके जो बालू था, भूकंप के बाद एक प्रक्रिया होती है लिक्विफैक्शन होता है, बालू जो है वहाँ लिक्विड की तरह व्यवहार करने लग जाता है। अच्छा। और उसकी वजह से पूरा शहर कोलैप्स हो गया था। इस तरह के शहर तबाह हुए हैं। लेकिन ये प्रक्रिया कि जो सब्सिडेंस के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल इसके नहीं है। अच्छा। लेकिन हिमालय में तो ये सब अजूबा होना ही है। हिमालय सबसे अजूबा पहाड़ है, सबसे नया है, सबसे सबसे ज़्यादा मतलब डेवलपिंग है, तो उसमें ये सारी अब आप देखिए कि धर्मशाला हिमाचल का धर्मशाला में ऐसी स्थितियां हैं, वो सबसाइड कर रहा है। भटवाड़ी ने पूरा सबसाइड कर गया और जोशीमठ आपके सामने है ही है। गोपेश्वर में देख लेना, गोपेश्वर में लगातार इधर उधर से खिसक रहा है। गोपेश्वर में टाइम बॉम्ब में बैठा हुआ है, कर्णप्रयाग टाइम बॉम्ब में बैठा। ये जो जोशीमठ में हुआ, जैसा कि हमने अभी अपनी बातचीत में कई कस्बों, शहरों, नगरों के नाम हमने गिने कि वो भी लगभग इसी तरह की परिस्थिति में हैं। तो ये जोशीमठ का एग्जाम्पल हमें क्या चेतावनी देता है कि अभी जहाँ देर, जोशीमठ में तो फिर भी देर हो गई है, जहाँ देर नहीं हुई है वहाँ क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, और जोशीमठ में अब सरकार की प्राथमिकताएं कैसे होनी चाहिए? राहुल, एक बात है कि जब हम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट फाइनलाइज करते हैं तब हम इतने इंसेंसिटिव हो जाते हैं कि तब हमको, मतलब आप ये भी देख लीजिए कि जब फरवरी 2021 की घटना हुई तो उस टाइम पे फिर सरकार का सबसे पहले स्टेटमेंट ये था कि इस घटना के बहाने हाइड्रो पावर के अगेंस्ट माहौल न बने जी। हाँ। तो और दूसरी बात ये है कि जब लगातार सड़क चौड़ीकरण से लगातार बड़े पैमाने पर स्लोप्स पे डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है, पहाड़ों में सड़कों ने वो कत्लेआम कर दिया है कि वो पूरा पहाड़ टाइम बॉम्ब में बैठ गया है ज़्यादातर। और ये सड़क केवल चारधाम सड़क का मामला नहीं है। पिछले 20-22 साल में जो हमने इतनी अनियंत्रित सड़कें बना दी है, तब भी साइंटिफिक तरीका थोड़ा बहुत चारधाम वाइडनिंग प्रोजेक्ट में तो दिखता है। जो हमारे प्रदेश सरकार ने जो सड़कें बनाई ना, वो तो इतने बेरहम तरीके से बनाई गई हैं। उनकी वजह से कई गांव और कई शहर, कई कस्बे इसकी जद में हैं। और जैसे श्रीनगर में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, श्रीनगर का जो सबसाइड करने वाला अप स्लोप साइड का जो इलाका है, वहाँ से ठंडी सड़क का
फाइनल हो रहा है प्रोजेक्ट, उसमें ज्वालाइस्ट की रिपोर्ट है कि नहीं करना चाहिए। हमारे अपने यूनिवर्सिटी ने, गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट तैयार की, उसमें बोला, उन्होंने कहा कि पूरे श्रीनगर को खतरा है, लेकिन नहीं सर, कुछ लोगों की जिद यह है कि वो ठंडी सड़क बनेगी। अब उस ठंडी सड़क से श्रीनगर कितना ठंडा हो जाएगा, ये बड़ी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जोशीमठ की घटना का संज्ञान लेते हुए अब उत्तराखंड के पहाड़ों में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के और बस्तियों के कंस्ट्रक्शन, सड़कों, घरों के कंस्ट्रक्शन में संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए। कैरिंग कैपेसिटी डिफाइन होनी चाहिए, ड्रेनेज सुव्यवस्थित हो। हर बस्ती का यही हाल है। घनसाली चले जाओ, आपको लगेगा ये पानी जा कहाँ रहा है, ये गटर। देहरादून का जो नहरों का शहर था, आपने देहरादून को गटर बना दिया। पिछले 22 साल में हमने यही किया। देहरादून के सारे ड्रेनेज खत्म करके हमने देहरादून में 2 घंटे बारिश आ जाए पूरा शहर लबालब हो जाता है, इतना बढ़िया ग्रेडियंट के बावजूद। तो पूरे पहाड़ में असंवेदनशीलता का ये माहौल कंस्ट्रक्शन का पता नहीं कैसे है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको कहीं तो रुकना होगा जाके। हाँ, रिकंसिडर करना चाहिए होगा कि किस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। सर, इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करें उससे पहले बस आखिरी सवाल कि जोशीमठ में अब जो कुछ हुआ, और जैसा कि प्रोग्राम की शुरुआत ही इस बात से हुई कि ये एक ब्लंट ट्रुथ है कि वो इर्रिवर्सिबल डैमेज हो चुका है। जोशीमठ आज नहीं तो कल वो जो खतरा उसका था वो इस लेवल पे पहुंच चुका है कि अब वहाँ से वापस नहीं आ सकता। तो ऐसे में अब मतलब किसी भी संवेदनशील सरकार के लिए उसकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? क्या तमाम लोगों को सबसे पहले वहाँ से रिहैब किया जाए, कोई दूसरी जगह बसाया जाए और बाकी की चीज़ें? बिल्कुल आपने सही कहा कि अब केवल लोगों की जान बचाना प्राथमिकता हो गया है। अब उसमें आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि कैटेगरी बना सकते हैं कि जिन घरों के लोग जब सबसे ज़्यादा खतरे में हैं, इनको तत्काल बिना समय गंवाए। फिर उसके बाद कुछ के लिए थोड़ा टाइम, वो एक कैटेगरी दूसरी बनाई जा सकती है, तीसरी बनाई जा सकती है, लेकिन देर और सवेर कम से कम 15-20 हज़ार लोगों को आपको यत्र तत्र आपको विस्थापित करना ही पड़ेगा और लोगों को बचाना प्राथमिकता है। इतने हाउ हल्ला के बावजूद भी अगर सैकड़ों लोग वहाँ मर गए तो आप बताओ सरकारें क्या मुंह दिखाएंगी? हमारा सिस्टम क्या मुंह, हम क्या मुंह दिखाएंगे? ये सरकार का मामला भी नहीं है। हम लोग जो यहाँ के इतने वासिंदे हैं, हाँ, एज ए सोसाइटी हम क्या, मतलब इतनी असंवेदनशीलता कैसे हो सकती है? सर, बारामासा से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर के अब जो उनका जो इतना लंबा एक्सपर्टीज़ है उससे आप लोगों को जोशीमठ में जो हालिया घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में आपको पता चला होगा। आई होप आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। जाते जाते आपको गिरदा के उस गीत के साथ छोड़ जाते हैं जो उन्होंने वर्षों पहले लिखा था और जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी और बताया था कि विकास की जिस राह पर आप अंधे होकर दौड़े जा रहे हैं उस राह पे चलने के परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। गिरदा की इन पंक्तियों के साथ आप इस प्रोग्राम से विदा लीजिए और देखते रहिए बारामासा। एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ डूबती कश्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम। और एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के व्यापारी। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ, तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मन मर्जी? जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती। अब महल चौबारे बह जाएंगे, पीने को पानी तो नहीं मिलेगा लेकिन महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा? बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा? दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा?